गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मुकेश झिंगोनिया एग्रीकल्चर की ऑनलाइन क्लास में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गेहूं की जलवायु। देखिए बेटा, जलवायु, क्लाइमेट। देखिए, इसकी सफल खेती के लिए शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और पौधे की वृद्धि के लिए पौधे की वृद्धि के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। देखिए बेटा, इन पॉइंटों को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि हर पॉइंट के आपको यहाँ नोट्स भेजा जा रहा है। इसको आप नोट्सों को देखा करो, आप अपनी रफ कॉपी में उतारिए और याद कीजिए। इसके बाद में देखना, यहां पर एक प्रश्न बन रहा है ट्रिटिकेल। देखना, ट्रिटिकेल प्रश्न बना रहा हूं। मानव निर्मित गेहूं को किस नाम से निर्मित गेहूं को किस नाम से जानते हैं? तो यहां जेट का प्रश्न बनता है ट्रिटिकेल। देखिए बेटा, ये ट्रिटिकेल किसका संकर है? गेहूं और राई का। ये जो ट्रिटिकेल है गेहूं, वो गेहूं और राई का संकर है। किसका है? गेहूं व राई का। तो ये ध्यान रखिए आप लोग। ये ट्रिटिकेल मानव निर्मित गेहूं है। यहां पर एक प्रश्न और बन रहा है, क्या भारतीय कृषि का पितामह किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद में देखना, यहां पर ये क्लाइमेट हमारा टॉपिक था। इसमें शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। शीतोष्ण का मतलब ठंडी जलवायु, क्योंकि यह फसल रब्बी की फसल है। कौन सी फसल है? रब्बी की फसल है। इसलिए इसको कौन सी जलवायु की आवश्यकता होती है? शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। तो इसके बाद में देखना, फसल पकते समय कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए 14 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। यहां पर टी देखना, टेम्परेचर। टी का मतलब यहां टेम्परेचर होता है, हिंदी में तापमान कहते हैं। इसके बाद में देखना, बीज अंकुरण के लिए कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है? तो 3.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तो ये देखना बेटा, यहां पर गेहूं के बीज अंकुरण के लिए टेम्परेचर पूछ सकता है जेट के अंदर। आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पर 3.5 से 5.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखना, सॉयल, जिसको हम हिंदी में मृदा कहते हैं। गेहूं की सफल खेती के लिए दोमट व बलुई दोमट मृदा
अच्छी होती है। इसके बाद में देखना भूमि का पीएच मान 6.5 से 8.5 तक, क्योंकि आपके यहां पर बोर्ड सिलेबस में दे रखा है 5.5 से 7.5 के मध्य उपयुक्त रहता, लेकिन यहां पर फैक्ट देखना 6.5 से 8.5 पीएच मान तक आप इसकी खेती कर सकते हैं। ये उपयुक्त पीएच मान है। इसके साथ में ये आपको एक बिंदु याद जरूर रखना है कि भूमि कंकरीली पथरीली नहीं होनी चाहिए, भूमि में जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, भूमि उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। ये आप लोग भूमि का चुनाव कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, तो आप लोगों को इन बिंदुओं के बारे में ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट चलता है बेटा, देखना उन्नतशील किस्म, उन्नतशील किस्में यहां पर देखना मैं 2 किस्म बता रहा हूं शुरुआत के अंदर। देखिए आप लोग, लार्मा राजो जो आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है 64A, और दूसरी है सोनारा 64। ये 2 प्रथम किस्म है। जेट के प्रश्न बन सकता है यहां पर। ये प्रथम 2 किस्म है जिनके द्वारा हरित क्रांति लाई गई थी भारत में। और ये यहां पर देखिए, ये जो लार्मा राजो और सोनारा 64 ये भारत की प्रथम किस्म भी है। इसके बाद में बहुत सारी अन्य किस्में हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बिंदु वाइज याद करना आप लोग। राज, जिसको हम कहते हैं राजस्थान 1482, राज 1482, और 3765, 3777, राज 3777। 6 नंबर पर देखिए आप लोग, राज 1555, राज 1555। ये देखिए, एक बार आपको ये किस्में लिख कर याद करते हैं बेटा, तो आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, आपके ट्रिक्स पर होगी। जैसे लार्मा राजो 64 सोनारा है, जिसे सोनार कल्याण सोना है, हाँ, राज 1482 है, राज 3765 है, राज 3777 है, और राज 1555 है। एक बार याद हो जाता है तो फिर नहीं भूलेंगे आप लोग बेटा। इसके बाद में देखना एसडी 7वां है, एचडी। इसके बाद में 2687। इसके बाद में 8वें नंबर पर देखिए आप लोग, ये एसडी 2687 के बाद में देखना 2329, एसडी 2329। ये दोनों किस्म बहुत ही बढ़िया है। ये करनाल बंट की रोग रोधी किस्म है। गेहूं के अंदर एक करनाल बंट रोग लगता है, जो जिसके लिए बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके बाद में देखना लोकवन 10वें नंबर पर है खारचिया 65। और इसके बाद में देखना ये खारचिया 65 के बाद में हमारी अगली किस्म आती है सुजाता, प्रताप, सेरा। इसके बाद में देखिए आप WH 147, ये किस्म आप लोग ध्यान से याद करना बेटा, क्योंकि ये इन किस्मों से ही जेट के, ICR के और BSU के जो प्रश्न है वो इन्हीं से ही उठता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक बार और देख लीजिए आप लोग, जैसे लार्मा राजो 64, सोनारा 64, राजस्थान 1482, राज 3765, राज 3777, और एक किस्म और है जो बहुत बढ़िया है,
ये पछेती राज 3077, राज 3000, ये देखना एक बहुत बढ़िया किस्म है, राज 3077, ये पछेती किस्म है। हमें हमारे राजस्थान की ये पछेती किस्म सबसे बढ़िया किस्म है, राज 3077, जो बहुत सारे किसान इसकी बुआई करते हैं। तो ये ध्यान रखना, यहां पर प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान की मुख्य पछेती फसल किस्म कौन सी है। तो ये ध्यान रखना, राज 3077 किस्म है जो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो ये ध्यान रखना, लोक वन भी अच्छी किस्म है, WH 147 इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया रहता है, सेरा है, इसके बाद में बहुत अन्य किस्में हैं, जैसे मुक्ता है, ये भी क्या है, गेहूं की किस्म है। तो ये आप लोग ध्यान से देखना बेटा। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है, यहां पर जलवायु के बाद में मृदा देखी, मृदा के बाद में हमने देखा क्या, उन्नतशील किस्में। उन्नतशील किस्मों के बाद में देखना बेटा पौध अंतरण देखना, पौध अंतरण, पौध अंतरण देखना बेटा, पौध अंतरण। पौध अंतरण से पहले आप लोग छोरी बीज की मात्रा देखिए आप लोग, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं तो प्रश्न याद रहता है। सीड रेट, बीज दर देखिए बेटा, यहां पर जितनी इंपॉर्टेंट किस्म है उतना ही इंपॉर्टेंट बीज की मात्रा होती है। किसान अधिक कम जो लेते हैं वो प्रोडक्शन को कम करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका जो बीज है वो कितना लेना है। तो सामान्य बुआई के लिए 100 किलोग्राम, सामान्य बुआई के लिए आप कितना ले सकते हैं, सामान्य बुआई के लिए ये फैक्ट है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज की मात्रा लेवें। इसके बाद देखना छिटकवा विधि से अगर आप लोग बुआई कर रहे हैं, छिटकवा विधि से आप लोग बुआई कर रहे हैं तो आप लोगों को 125 से 150 किलोग्राम बीज की मात्रा लेनी है। यदि आप डिबलर यंत्र से बीज की बुआई कर रहे हैं, डिबलर यंत्र से बीज की बुआई कर रहे हैं तो आप लोग को लेना है 30 से 40 किलोग्राम, 30 से 40 किलोग्राम, 30 से 40 केजी प्रति हेक्टर की दर से काम लेना है। देखिए बेटा दोबारा से देखिए, बीज की मात्रा देखिए आप। यदि हम सामान्य बुआई कर रहे हैं तो आप लोग जैसे सीड्रिल के द्वारा हम बुआई कर रहे हैं, वहां हम 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से लेते हैं। और जहां छिटकवा मतलब बिखेर कर हम बुआई कर रहे हैं वहां 125 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टर काम में लेते हैं। इसके बाद में देखना डिबलर यंत्र, कई बार यहां पर जेट के अंदर प्रश्न उठ जाता है। देखिए बेटा आप लोगों को पता नहीं रहता है और उसको गलत कर देते हैं कि डिबलर यंत्र के द्वारा गेहूं के बीज की बुआई करते हैं तो कितना बीज प्रति हेक्टर काम में लेते हैं, ये हमारा ये प्रश्न होता है और आप लोग गलत करके आते हैं। तो डिबलर यंत्र के द्वारा 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से बीज लेना है। तो देखिए बेटा ये बीज इंपॉर्टेंट, बीज की मात्रा अगर आपने ली तो बिल्कुल सही लेनी है, ऐसे नहीं है कम है अधिक है तो ये प्रोडक्शन को कम करते हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है सीड ट्रीटमेंट। देखना सीड ट्रीटमेंट, बीजोपचार। बीज को बोने से पहले आपको 2-3 दवा बता रखी है और वही एक ट्रिक्स है हमारा याद करने का। यहां पर 2.5 ग्राम थायरम है या 3 ग्राम थायरम आप ले सकते हैं प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से। और इसके बाद में आप लोग
एजिटोबैक्टर हैं, पीएसबी हैं। पीएसबी जो कल्चर आता है उसके द्वारा आप लोग बीजों को उपचारित करके बुआई करें, इससे बीज का जर्मिनेट बहुत अच्छा होता है। एक पीएसबी कल्चर है जिसको फास्फोग्लिसिन बैक्टीरिया आता है, तो ये आप डालते हैं तो जो रोग छिपे हुए होते हैं या इंसेक्ट होते हैं उनको कंट्रोल कर देता है और पैदावार बहुत अच्छी होती है। जैसे एजिटोबैक्टर है, ये गेहूं के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। एजिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया का जो कल्चर आता है उसको हम उपचारित करके बुआई करते हैं गेहूं को, तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होता है। तो इसके बाद में देखना, बीज उपचार करने के बाद में देखना बेटा, आप लोगों को सीधे पॉइंट में आना है। कौन से कि पौध अंतरण कितना रखना है, क्योंकि हर फसल के अंदर पौध अंतरण होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है पौध अंतरण, तो यहां पर देखना आप लोग, ये L गुना L, लाइन से लाइन की दूरी 20 से आप 22.5 सेंटीमीटर ले सकते हैं। 20 से 22 सेंटीमीटर ले सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप लोग रख सकते हैं 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी रख सकते हैं? 10 से 12 सेंटीमीटर। देखना स्पष्ट यहां लिख रखा है कि लाइन से लाइन की दूरी या पंक्ति से पंक्ति दूरी कितनी रखनी है? 20 से 22.5 सेंटीमीटर। आप 23 सेंटीमीटर तक भी ले सकते हैं आप। तो यहां देखिए पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है? 10 से 12 सेंटीमीटर रखनी है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये 20 से 22.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में देखना सीधा अगला पॉइंट है अपना खाद एवं उर्वरक। देखिए, क्योंकि हमने देखा है जलवायु, उसके बाद में मृदा, उसके बाद में किस्म, इसके बाद में बीज की मात्रा, बीजोपचार, उसके बाद में देखना बेटा पौध अंतरण। यदि किसान सिस्टमैटिक तरीके से खेती करता है तो उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भूमि उपजाऊ रहते हुए भी हम कुछ ऐसी कमियां छोड़ देते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन बहुत कम होता है। इसलिए आप लोग वो अच्छा प्रोडक्शन लेना है, तो जितने भी आपको यहां पॉइंट बता रखे हैं बेटा, तो आप लोग इन बिंदुओं के आधार पर अपनी फसल बोइए और अच्छा पैदावार लीजिए। इसके बाद में देखना खाद एवं उर्वरक है, जिसको हम देसी खाद कहते हैं। देसी खाद आप 15 से 20 क्विंटल तक आप अपने खेत में प्रति हेक्टेयर दे सकते हैं। उर्वरक है, वो उर्वरक की मात्रा बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अधिक दे देते हैं तो उसका पौधा क्या है, लंबे समय तक हरा बना रहता है, पकता नहीं है, दाने कच्चे रह जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आती है। तो इसके बाद में देखना नाइट्रोजन, देखना आप लोग कितनी देंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आप दे सकते हैं 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और फास्फोरस दे सकते हैं आप लोग कितना, 30 से 40 किलोग्राम, क्योंकि ये फास्फोरस क्या करता है, दाने में चमक बनाता है, दाने को भरता है, दाने का जो भ्रूण है वो मजबूत करता है, ध्यान रखिए। इसके बाद में देखना पोटेशियम है, ये भी क्या करता है, दाने को मजबूत करता है। ठीक है, इसके बाद कितना लेना है, इसमें 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से आप लोग उर्वरक देवें। ये वैज्ञानिकों द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिकों द्वारा कि आप लोग नाइट्रोजन इतनी डालिए 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, क्योंकि हमारे किसान क्या करते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि पौधे की लंबाई बढ़ जाती है और अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे पाता है पौधा। इसके बाद देखना फास्फोरस है, वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से देवे, और इसके बाद में देखना पोटेशियम है, वो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से देवें। इससे क्या होता है कि अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से किसान उर्वरक देता है तो बेटा उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद में हम
अगला पॉइंट देखते हैं इरिगेशन, क्योंकि सबसे पहले हमारी ये 30 फसल है बेटा सिलेबस के अंदर, इनको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि लॉन्ग सिलेबस है एग्रीकल्चर का, इसलिए आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ आपको यहाँ बोर्ड पर बताया जा रहा है, नोट्स भी भेजा जा रहा है, तो आप लोग इन नोट्सों को और यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं तो इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ऐसे नहीं कि आप लोग देख नहीं रहे हैं तो आप लोग अच्छी प्रकार से पिताजी से मोबाइल लेकर आप लोग ये जो आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन कक्षा दी जा रही हैं, तो इसका आप लोग फायदा कीजिए क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरी बातें यहाँ पर बताई जा रही है कि कौन सा प्रश्न कैसे बनेगा, तो ये आप लोगों को स्पष्ट कर दिया गया है, इसको अच्छी प्रकार से देखें। इसके बाद में हमारा अगला पॉइंट आता है बेटा देखना, सिंचाई। खाद उर्वरक का निर्धारण करने के बाद में हम देखते हैं बेटा सिंचाई देखना, इरिगेशन, इरिगेशन देखना बेटा। सिंचाई देखिए आप लोग, हिंदी में सिंचाई कहते हैं, तो गेहूं की प्रथम सिंचाई है वो प्रथम सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन, 20 से 25 डेज के बाद करें। ये प्रथम सिंचाई, किसानों को पता ही नहीं रहता है कि पहले सिंचाई कब दे रहे हैं। बहुत सारे किसान गेहूं जर्मिनेट होते ही इरिगेटेड कर देता है, सिंचित कर देता है, तो सिंचित कर देता है तो उसका उत्पादन बहुत कम होता है, उसका पावर खत्म हो जाता है गेहूं का। इसके बाद देखना आप लोग पहली सिंचाई है वो बुआई के कितने दिन बाद में देना है, 20 से 25 दिन। तो आप लोगों को यहां पर बता रखा हूं शीर्ष जड़ जमते समय या जमने पर, जिसको आप चंदेरी जड़ के नाम से भी जानते हैं, क्राउन रूट के नाम से भी जानते हैं आप इनको, क्योंकि ये जेठ में कई बार प्रश्न बन जाता है कि गेहूं में प्रथम सिंचाई कब करनी चाहिए। हाँ, तो यहां पर ये दिनों की संख्या न देखकर यहां पर ऐसा दे देते हैं कि शीर्ष जड़ जमते समय, हाँ, अंकुरित होते समय या फिर दाना डालने पर, ऐसा आप लोगों को 4 ऑप्शन देते हैं, उनमें से एक ऑप्शन ये होता है शीर्ष जड़ जमते समय। तो बेटा आप लोगों को इसके टिक लगाना है। ये आप लोग इसको अच्छी प्रकार से देखना कि पहली सिंचाई कब करनी चाहिए, बुआई के 20 से 25 दिन बाद, अर्थात शीर्ष जड़ जमते समय। इसके बाद देखना दूसरी सिंचाई है, दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद में, 40 से 45 डेज बाद बुआई के। देखना यहां पर मैंने दिखा है प्रथम सिंचाई बुआई के कितने दिन बाद में, 20 से 25 दिन, और दूसरी कब, दूसरी सिंचाई बुआई के 40 से 45 दिन बाद में करनी चाहिए, अर्थात गेहूं के फुटान के समय, गेहूं के फुटान के समय। ये भी आपको याद करना है क्योंकि यहां पर दिनों की संख्या दी जा रही है, तो आप लोगों को यहां पर ऐसा भी होना चाहिए कि इस अवस्था में, इस स्टेज में कौन सी अवस्था पकड़ लेता है गेहूं का पौधा, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। ये स्टेज दिन इतने हो जाते हैं तो गेहूं फुटान की अवस्था में होता है। तो तीसरी सिंचाई देखिए आप लोग, तीसरी सिंचाई देखिए आप लोग कितने दिन बाद में करेंगे, 60 से 65 दिन, 60 से 65 डेज, अर्थात कब, गांठ बनती समय। क्या बनते समय, गांठ बनते समय। देखना तीसरी सिंचाई है गांठ बनते समय। और चौथी सिंचाई है, चौथी देखना, चौथी सिंचाई बेटा, चौथी सिंचाई है, तीसरी 60 से 65 दिन बाद में की, तो आप चौथी सिंचाई कब करेंगे, 80 से 85 दिन बाद में, 80 से 85 डेज पर। डेज देखिए, अर्थात कब,
बाली निकलते समय। कब? बाली निकलते समय। बाली निकलते समय, गेहूं की बाली निकलते समय। ये मेजर सिंचाई की क्रिटिकल अवस्था है। किसान को इस अवस्था में ही सिंचाई करें। ऐसे नहीं कि किसान बहुत सारे कहते हैं कि साहब हम 15-15, 18-18, 20-20 पानी दे देते हैं, फिर भी हमारा प्रोडक्शन कमजोर रह जाता है। इसलिए ध्यान रखना, किसान को पता नहीं रहता है कि किस स्टेज पर कितने दिनों बाद में हमारे को इरिगेट करना है वीट को। वीट का मतलब गेहूं को। इसलिए पांचवी सिंचाई देखिए आप, पांचवी सिंचाई देखिए, बुआई के, पांचवी सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिन, 100 से 105 डेज, अर्थात दानों की दूधिया अवस्था में, दानों में दूध पड़ने पर या दूधिया अवस्था में, दूधिया अवस्था में जब दानों में दूध पड़ने लग जाता है, उस समय ये पांचवी सिंचाई करें। इसके बाद में देखना छठवीं सिंचाई है। छठवीं सिंचाई देखिए, बुआई के, छठवीं सिंचाई कब करनी है? बुआई के 115 से 120 डेज, 115 से 120 डेज के बाद में ये छठवीं सिंचाई करनी है। और इस अवस्था में क्या होता है बेटा? क्या होता है? दाने पकते समय। क्या हो गया? दाने पकते समय। देखिए, दाने पकते, ये देखिए आप सिस्टमेटिक से याद कर सकते हैं। 20 से 25 दिन बाद बुआई के प्रथम सिंचाई कर सकते हैं आप, सीड्स जड़ जमते समय। दूसरी है बेटा, दूसरी सिंचाई आप कर सकते हैं बुआई के 40 से 45 दिन बाद, अर्थात गेहूं के फुटान के समय। इसके बाद में तीसरी सिंचाई है 60 से 65 दिन के बाद, अर्थात गांठ बनते समय। और इसके बाद में चौथी सिंचाई है 80 से 85 डेज पर, अर्थात बाली निकलते समय। और पांचवी सिंचाई है 100 से 105 दिन बाद में, दूधिया अवस्था में। और छठवीं आप लोग सिंचाई करेंगे 115 से 120 दिन के बाद में, अर्थात दाने पकते समय। तो ये ध्यान रखिए, ये सिंचाई की जो क्रिटिकल स्टेज है, इनमें बोर्ड में भी 3 नंबर का प्रश्न बन जाता है। कभी कभार 2 अंक का उठा लेता है, क्योंकि गेहूं की 3 सिंचाई पूछ लेता है या 2 सिंचाई पूछ लेता है। तो ये ध्यान रखिए, ये बोर्ड में अब की बार नहीं पूछा है तो अगली बार पूछ सकता है। ये ध्यान रखना, ये बोर्ड के अंदर प्रश्न उठा लेता है इसके अंदर कि गेहूं की फसल की सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं बताइए। तो आप लोगों को ये 6 क्रांतिक अवस्था अच्छी प्रकार से याद करनी है। तो लिख के याद करना बेटा। जैसे प्रथम सिंचाई है 20 से 25 दिन बाद, दूसरी है 40 से 45 दिन बाद, और तीसरी है 60 से 65 दिन बाद, और चौथी सिंचाई है 80 से 85 दिन बाद, और पांचवी है 100 से 105 डेज, और छठवीं है 115 से 120 दिन बाद में। तो देखिए बेटा, हमारा अगला पॉइंट है वो है कीट एवं व्याधियां। कीट एवं व्याधियां देखिए आप। कीट एवं व्याधियां, क्योंकि फसल में कीट एवं रोग लगते हैं, जिससे किसान का उत्पादन कम हो जाता है बेटा। तो हमारा जैसे पहला यह है कीट, तो इसको हम अंग्रेजी में इंसेक्ट कहते हैं। तो पहला कीट अपना आता है यहां पर, क्या कौन सा आएगा? तना छेदक या मोइला। ध्यान रखिए, पहला कीट देखिए तना छेदक। ये क्या करता है कीट कि गेहूं के अंकुरित होने के बाद में तने सहित
फसल को चट कर जाता है, जिससे किसान को हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए आप लोग मिथाइल डेमेटॉन नामक दवा है, कितनी, 1 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इससे इस किसान को आशाचित लाभ प्राप्त होता है। इसके बाद में देखना अगला कीट है थ्रिप्स। देखिए थ्रिप्स, ये कीट भी क्या होता है कि फसल के कोमल भागों का रस सूंघकर फसल को कमजोर बना देता है, इससे किसान को हानि होती है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करेंगे बेटा, आप लोग मिथाइल डेमेटॉन 1 ml दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इसके बाद में अगला कीट देखिए आप लोग, मोइला। अगला कीट क्या है, मोइला। देखिए मोइला, जिसको आप चेपा के नाम से जानते हैं। मोइला किस नाम से जानते हैं, चेपा के नाम से। ये कीट हरे रंग का होता है, बहुत छोटा होता है, जो फसल को क्या करता है, चट कर जाता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कौन सा दवा लेंगे, ये मिथाइल पेरोथियन भी ले सकते हैं या फिर आप लोग मिथाइल डेमेटॉन भी ले सकते हैं। स्प्रे करें, कीट का नियंत्रण हो जाता है। इसके बाद में अगला हमारा पॉइंट है रोग। व्याधियां भी पढ़ेंगे हम, क्योंकि कीट देखा है तो व्याधियां भी देखनी है, क्योंकि ये रोग होते हैं जो बीज के अंदर छिपे होते हैं और फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो पहला है झुलसा पत्ती धब्बा रोग। झुलसा पत्ती धब्बा रोग। ये देखिए बेटा, झुलसा पत्ती धब्बा रोग है, ये कवक के द्वारा होता है। इस रोग का आक्रमण होने पर पत्तियों पर धब्बे स्पॉट्स बन जाते हैं, जिससे पत्तियां पीली होकर पौधा सूख जाता है। इसके नियंत्रण क्या करेंगे, बीज को उपचारित करके बुआई करें और बाइटेक्स, जिसको बिटेक्स के नाम से जानते हैं, नामक दवा का आप लोग स्प्रे करें। इसके बाद में देखना अगला रोग है अनावर्त रोग। अनावर्त रोग या आप लोग कह सकते हैं पत्ती धब्बा धब्बा रोग। इसमें भी स्पॉट्स बनते हैं पौधे पर, इससे भी पौधा कमजोर रहता है, किसान का प्रोडक्शन कम होता है। तो इसलिए आप लोग इसका भी नियंत्रण क्या करेंगे, रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवें और बीज को उपचारित, जैसे एग्रोमाइसिन है, एग्रोमाइसिन जीएन, आप लोग इसे बीज को उपचारित कर सकते हैं, या थायरम से कर सकते हैं, या कैप्टन से कर सकते हैं। कवकनाशी जितनी भी दवा है आप इससे उपचार कर सकते हैं, लेकिन मात्रा कितनी लेनी है, 2.5 से 3 ग्राम तक आप मात्रा लेकर प्रति किलोग्राम के हिसाब से बीज को उपचारित करके बुआई करें। इसके बाद में देखना अगला रोग है ईयर कोकल व टुंडू। ईयर कोकल व टुंडू रोग, ये गेहूं का मुख्य रोग है। और यहां पर दानों के स्थान पर दाने कैसे हो जाते हैं, कोकल हो जाते हैं, मतलब बहुत ही महीन दाने हो जाते हैं और पत्तियां के ऊपर धारियां पड़ जाती हैं, जिससे इसके बाद में इसमें क्या होता है, टुंडू में गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे किसान की पैदावार कम हो जाती है और इससे गेहूं के दाने कमजोर होते हैं। तो ये ध्यान रखना बेटा, इसके रोग नियंत्रण के लिए आप लोग बीजों को उपचार करें, रोग ग्रसित पौधे को उखाड़ कर जला देवें और फसल चक्र अपनाएं। इसके बाद में हमारा पॉइंट है, इस फसल का अंतिम पॉइंट है उपज। देखिए आप लोग, इससे पहले आप लोग हार्वेस्टिंग, कटाई देखना, आप लोग कटाई भी देखना। आप लोग दानों में 20% नमी रहने पर आप लोग फसल की कटाई करें। कितनी, 20% से कम नमी होने पर आप लोग फसल की कटाई कर लें। और दानों का भंडारण कब करेंगे, जब उसमें नमी परसेंट मात्रा 10 से 12% हो जाए तो इसका भंडारण कर ले। क्योंकि अगर आप लोग नमी ज्यादा छोड़ देते हैं तो गेहूं का दाना खराब हो जाता है, जैसे खपरा रोग लगना है, अन्य रोगों का भी आक्रमण हो जाता है। हमारा इस फसल का अंतिम पॉइंट आता है उपज। देखिए यील्ड, कितनी उपज प्राप्त होती है किसान को, तो ध्यान रखनी है। सामान्य उपज से आप लोग 50 से
60 अर्थात सिंचित क्षेत्र में देखना आप लोग, सिंचित क्षेत्र जहां पानी की समुचित व्यवस्था होती है वहां पर 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन प्राप्त होता है। और यहां पर जो असिंचित क्षेत्र होता है, असिंचित क्षेत्र वहां पर 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर पैदावार प्राप्त होती है। तो ये देखना बेटा, आपको इस फसल के नोट्स भी भेज दिए जाएंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक इनको देखना और आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर तभी लाएंगे जब हर बिंदु के बारे में आप लोग देखेंगे ध्यान से। जैसे हमारा अंतिम पॉइंट था, जेट में प्रश्न उठ जाता है कि ऐसे क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन कितना होता है, तो यहां पर इसका उत्तर होता है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसके बाद में हम अगली फसल है जो हमारी जो है वो आपको बेटा कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।